Hello everyone, greetings to all. How about all? I hope you also fine. So today I will discuss about factor influencing growth and development. तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कौन कौन से हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर रुकावट आ सकती है या फिर आती है। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं ये जो हमारे टू प्राइमरी फैक्टर हमें देखने को मिलते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। तो फर्स्ट हम देखते हैं हेरिडिटी एंड सेकंड देखते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो ये जो टू प्राइमरी फैक्टर्स हैं ये मोस्टली अफेक्टेड होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो फर्स्ट तो हम बात करते हैं हेरिडिटी के अंदर। तो हेरिडिटी के अंतर्गत वो चीज़ आती है जैसे कि जो हमारे पेरेंट्स से जो हमारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है पेरेंट्स के थ्रू चिल्ड्रंस में जाती हैं, उस तरह की जो हमारे फैक्टर्स होते हैं वो हेरिडिटी के अंदर आते हैं। जैसे कि जीन के थ्रू जो भी हमारे कैरेक्टरिस्टिक आते हैं, या फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हाइट की, बॉडी स्ट्रक्चर, कलर, स्किन, आइज़, हेयर। तो ये सारी चीज़ें जो पेरेंट्स के थ्रू मतलब जीन के थ्रू जो चिल्ड्रंस में हमें देखने को मिलती हैं, इस तरह के फैक्टर्स हमें हेरिडिटी के अंदर हम देखने को मिलेंगे। तो हम यहाँ हेरिडिटी के अंदर देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एनवायरमेंटल फैक्टर। तो एनवायरमेंटल फैक्टर की बात करते हैं कि यहाँ पर जैसे कि अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के टाइम पर जो एनवायरमेंट बच्चों को मिलता है, लाइक दैट यहाँ पर हम बोल सकते हैं फिजिकल सराउंडिंग जो हमारा होता है, या फिर जियोग्राफिकल कंडीशन होती है, किस प्लेस में बेबी सर्वाइव कर रहा है, या फिर वहाँ पे उसका लाइव है, कैसा उसका लाइफ स्टाइल है, सोशल इन्वायरमेंट कैसा है, रिलेशनशिप कैसा है, फैमिली एंड पीयर्स से रिलेशनशिप कैसा है। क्योंकि मोस्टली बच्चों को सबसे ज़्यादा पेरेंटल लव की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स जो हमारा सराउंडिंग एरिया होता है वो भी अच्छा होना चाहिए। अगर यहाँ पर इमोशनली और स्पिरिचुअली भी अगर यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है किसी कारण से, तब भी हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर अफेक्ट मिलता है। क्योंकि हमने डिस्कस किया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए फिजिकल बस ज़रूरी नहीं है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा गुड स्कूल एंड लविंग फैमिली बिल्डअप होने के लिए, बच्चों के बिल्डअप होने के लिए, बहुत ही स्ट्रांग होने के लिए बहुत ही आवश्यक है। सोशल एंड इंटरपर्सनल स्किल भी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चिल्ड्रन का होता है उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से जो हमारे जो एक्स्ट्रा कैरिकुलम जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी डिपेंड करता है, वो आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। बच्चों का खेलना, बच्चों का प्ले करना, तो ये सारी चीज़ भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। अब हम पॉइंट बाय पॉइंट बात करते हैं कि हेरिडिटी के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, किस किस तरह से हमें देखने को मिलता है। तो फर्स्ट तो हम यहाँ बात करते हैं रेस, जेंडर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेरेंट्स, फिनोटाइप एंड जेनेटिक डिसऑर्डर। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारा रेस की बात करते हैं, तो रेस में हम ये देखने को मिलता है जैसे ग्रोथ पैटर्न वेरियस अमॉन्ग डिफरेंट रेस ग्रुप होता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं हम अफ्रीकन, अमेरिकन, एशियन, और जो भी अगर हम इनके सभी को अगर कैरेक्टरिस्टिक देखें तो इनकी लाइक जो कि हम देखते हैं, हाइट देखते हैं, कलर देखते हैं, या फिर हम इनकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमें डिफरेंट देखने को मिलता है। तो रेस मतलब जो चलता आ रहा है, अफ्रीकन का जो इन्वायरमेंट जैसा इन्वायरमेंट उन्हें मिला है, हेरिडिटी जो चलता आ रहा है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी बेबी का वैसे ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जेंडर की। तो जेंडर की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मेल बेबीज होते हैं वो हैवियर होते हैं, लॉन्गर होते हैं कंपैरिजन टू गर्ल्स के, या फिर हम बोल सकते हैं फीमेल बेबीज़ के कंपैरिजन यहाँ पर मेल बेबीज़ हैवियर एंड हायर होते हैं। तो हम बोल सकते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों के कंपैरिजन मेल के जो हाइट भी होती है कंपैरिजन टू फीमेल, उनकी हाइट भी ज़्यादा होती है और वेट भी ज़्यादा होता है। तो ये हम देख लेते हैं यहाँ पर जेंडर में। और नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेरेंट्स। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेरेंट्स में हम देखते हैं कि जो हमारा पेरेंटल ट्रेट्स होता है वो ट्रांसमिट होता है चिल्ड्रंस में। जो भी कैरेक्टरिस्टिक हैं पेरेंट्स के, जो भी कैरेक्टरिस्टिक हैं, बात कर लेते हैं हाइट की, साइज की, या फिर जो हेड का साइज होगा, स्ट्रक्चर ऑफ द चेस्ट होगा, फैटी टिश्यू होगा। अगर पेरेंट्स फैटी हैं तो बेबी भी फैटी होगा, अगर हाइट छोटी है तो हाइट भी छोटी होगी। तो पूरा स्ट्रक्चर जो कैरेक्टरिस्टिक पेरेंट्स के चिल्ड्रंस में देखने को मिलते हैं, तो ये हमारा हो जाता है हेरिडिटी के अंदर। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेरेंट्स जेनेटिक डिसऑर्डर्स के अंदर देखते हैं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करते हैं तो ये भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर अफेक्ट डाल सकते हैं। जैसे कि जो हमारे डिफेक्टिव जीन हैं तो वो पेरेंट्स के थ्रू बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज कर सकते हैं चिल्ड्रंस में।
यहाँ पर हमें बहुत सारे ऐसे जो डिसऑर्डर्स हैं देखने को मिल सकते हैं, जैसे थैलासीमिया हो गया, ये सारी कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा हम देखते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स के अंदर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़। तो जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ अगर पेरेंट्स के अंदर है तो वो कहीं ना कहीं चिल्ड्रंस में भी देखने को मिलेगी। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर हमें बच्चे को फेस करना पड़ता है टर्नर सिंड्रोम हो गया, या फिर डाउन सिंड्रोम हो गया, या फिर जो भी अदर जो कंजेनाइटल डिसऑर्डर हैं तो उन्हें कॉज करना पड़ता है। तो इस तरह से जैसे कि मेटाबॉलिज्म हो गया, यहाँ पर मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होने लगते हैं। तो इस तरह से जैसे कि हम बात कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें जेनेटिक हमें देखने को मिलती है। अगर पेरेंट्स को है तो कहीं ना कहीं बेबी को या फिर चिल्ड्रंस की किसी ना किसी पीढ़ी को यहाँ पर देखने मिलता है। तो ये हो जाता है हमारा हेरिडिटरी फैक्टर। तो हमने हेरिडिटरी फैक्टर के अंदर ये सारी चीज़ें बातें करी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करते हैं तो इन्वायरमेंटल फैक्टर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट यहाँ पर देखते हैं प्रीनेटल फैक्टर्स और देखते हैं पोस्टनेटल फैक्टर। तो प्रीनेटल फैक्टर के अंदर हम बात करते हैं जब बेबी फीटस में होता है उसे किस तरह का एनवायरनमेंट देखने को मिलता है जिस कारण से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट करता है या फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर वहाँ पर अफेक्टेड होता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे पोस्टनेटल फैक्टर की, जो बेबी बर्थ लेने के बाद या फिर डिलीवर्ड होने के बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे क्या क्या अफेक्ट पड़ता है, किस किस कारण से अफेक्टेड होते हैं। तो इस तरह के हम देखेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर। तो फर्स्ट हम बात करते हैं प्रीनेटल फैक्टर्स के अंदर। फर्स्ट हम देखते हैं मैटरनल माल न्यूट्रिशन, या फिर हम बोल सकते हैं मैटरनल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। तो हम यहाँ बात करते हैं मैटरनल माल न्यूट्रिशन की। अगर लैक ऑफ प्रॉपर डाइट नहीं है, अगर जो हमारे इंट्रायूट्राइन मैटरनल जो है इंट्रायूट्राइन में अगर उसके एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है, डाइट प्रॉपर नहीं ले रहा है, तो इस कारण से ग्रोथ रिटार्डेशन के चांस होते हैं या फिर ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलता है। जैसे कि लो बर्थ वेट हो गया, प्रीटर्म बेबीज़ हो गया, पुअर ग्रोथ हो जाएगा पोटेंशियली। तो ये सारी चीज़ें मैटरनल माल न्यूट्रिशन के कारण मिलती है। अगर प्रॉपर मदर डाइट नहीं लेती है या फिर कोई भी कंटेंट अगर प्रॉपर डाइट नहीं लेगी तो उसके कारण भी कंजेनाइटल उसको अदर एबनॉर्मलिटीज़ भी देखने को मिल सकती है। अगर एनीमिक है मदर तो इस कारण से भी जो बेबी है ग्रोथ रिटार्डेशन हमें देखने को मिलेगा। तो इस तरह से मैटरनल माल न्यूट्रिशन के कारण बेबी पर अफेक्ट होता है। अगर मदर एडिक्वेट न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट अगर ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड अगर सफिशेंट लेती है तो बेबी का जो वर्थ वेट होगा वो प्रॉपर होगा, जितना होना चाहिए तो नॉर्मल होगा। अगर ये सारी चीज़ें अगर माल नरिशमेंट की कंडीशन देखने को मिलती है तो यहाँ पर उसे लो वर्थ वेट देखने को मिलेगा और प्री टर्म बेबीज़ भी यहाँ पर हो सकता है, और प्री टर्म बेबीज़ सर्वाइव ज़्यादा नहीं कर पाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर मैटरनल इन्फेक्शन की। तो मैटरनल इन्फेक्शन के अंदर देखते हैं कि अगर मदर को कोई इन्फेक्शन है, मैटरनल इन्फेक्शन है, तो कहीं ना कहीं बेबी को कि इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन है तो बेबी को फीटस में भी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि हम बात करते हैं HIV हो गया या फिर हेपेटाइटिस B की बात कर लेते हैं। इसके अलावा जो अदर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो डिसीज़ होती हैं मदर के थ्रू बेबी में देखने को मिलेगी, जिस कारण से उसमें ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलेगा या फिर यहाँ पर वह भी अफेक्टेड हो सकता है। जैसे कि हम बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, मैटरनल जो रूबेला होता है ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर अगर प्रेगनेंसी में अगर हमें देखने को मिलता है तो यहाँ पर कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन की कंडीशन कॉज कर जाती है। तो मतलब कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन देखने को मिलता है बेबीज़ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैटरनल इन्फेक्शन किसी भी तरह का हो तो इस कारण से भी बेबी यहाँ पर अफेक्टेड होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर मैटरनल सब्सटेंस एब्यूज़। तो मैटरनल सब्सटेंस एब्यूज़ की बात करते हैं, अगर मदर प्रेग्नेंट है और उसके बावजूद भी यहाँ पर अगर वो कोई स्मोकिंग लेती है या फिर अल्कोहल लेती है, टोबैको च्यूइंग करती है, तो इस कारण से फीटल के ग्रोथ रिट्रैक्शन देखने को मिलेगा। और अगर सर्टेन ड्रग्स भी लेती है तब भी, अगर उसको ड्रग्स की आदत है या फिर कोई भी अदर ड्रग्स भी लेती है बिना डॉक्टर्स के प्रिस्क्राइब के, तो भी यहाँ पर बेबी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर अफेक्ट पड़ता है। यहाँ पर उसकी जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। तो सब्सटेंस एब्यूज़ भी यहाँ पर अवॉइड करना होता है। सब्सटेंस एब्यूज़ भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक फैक्टर में आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैटरनल इलनेस। अब हम इलनेस की बात करते हैं तो इलनेस मतलब अगर मदर को किसी भी तरह की कोई बीमारी है या फिर इन्फेक्शन लाइक प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन हो गया, एनीमिया, हार्ट डिसीज़, हाइपर थायरॉइडिज्म की कंडीशन देखने को मिलती है, या फिर डायबिटिक मेलाइटस, क्रॉनिक रीनल फेलियर,
या फिर हाइपरपायरेक्सिया, तो इस तरह की अगर उसे इलनेस देखने को मिलता है तो यहाँ पर फीटल जो ग्रोथ है वहाँ पर अफेक्टेड यहाँ देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं आयोडीन डेफिशिएंसी ऑफ मदर में लीड ऑफ मेंटल रिटार्डेशन ऑफ द बेबी इन लेटर लाइफ ऑफ हैव इम्पैक्ट ऑफ ब्रेन। अगर वहाँ पर अगर उससे आयोडीन डेफिशिएंसी मदर को देखने को मिलती है तो यहाँ पर मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर उसके बेबी के ब्रेन पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। ब्रेन यहाँ पर मैच्योर नहीं हो पाएगा या फिर उसका डेवलपमेंट यहाँ प्रॉपर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर हार्मोन्स की। तो हम हार्मोन्स में देखते हैं कि जो हमारा हार्मोन्स अगर इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है, इस कारण से जो हमारा फीटल ग्रोथ में अफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं थायरॉक्सिन एंड इंसुलिन हार्मोन इन्फ्लुएंस द फीटल ग्रोथ, क्योंकि जो थायरॉक्सिन होते हैं हार्मोन जो होते हैं, इंसुलिन हार्मोन्स जो होते हैं वो फीटल ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं थायरॉक्सिन की, तो थायरॉक्सिन डेफिशिएंसी स्टार्टेड द स्केलेटल मैचुरेशन ऑफ द फीटस। अगर थायरॉक्सिन डेफिशिएंसी हो जाती है तो जो हमारा फीटस का जो स्कल मैचुरेशन यहाँ पर नहीं हो पाता, स्कल प्रॉपर तरीके से मैच्योर नहीं हो पाता है। इसके अलावा हम देखते हैं अगर यहाँ पर कोई एंटी थायराइड ड्रग थेरेपी लेते हैं या फिर आयोडेड ड्यूरिंग लास्ट ट्राइमेस्टर में रीड ऑफ फीटल ग्वाइटर। अगर यहाँ पर एंटी थायराइड ड्रग अगर थेरेपी ले रहे हैं या फिर आयोडीन के ले रहे हैं तो लास्ट ट्राइमेस्टर तक, तो यहाँ पर फीटस में ग्वाइटर की कंडीशन देखने को मिलेगी। इसके अलावा हम देखते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म की भी कंडीशन इसी के साथ देखने को मिलेगी अगर वह एंटी थायराइड ड्रग लेती है। इसके अलावा हम देखते हैं एक्सेस इंसुलिन स्टिमुलेट फीटल ग्रोथ लीडिंग टू लार्ज साइज फीटस विथ एक्सेसिव बर्थ वेट ड्यू टू मैक्रोजमिया। अगर यहाँ पर एक्सेस इंसुलिन का स्टिमुलेशन होता है, हार्मोनल चेंजेस की बात करते हैं, तो इंसुलिन का अगर हाई स्टिमुलेशन देखने को मिलता है तो इस कारण से जो फीटस है वो साइज में, मतलब जो फीटस का जो साइज है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा बर्थ वेट भी एक्सेसिव होगा, नॉर्मल से ज़्यादा होगा, जिसके कारण बेबी और मदर दोनों को ही प्रॉब्लम हो सकती है। और ये कब होगा? अगर इंसुलिन का ज़्यादा स्टिमुलेशन हो जाता है तो मैक्रोसोमिया की कंडीशन देखने को मिलती है। और मैक्रोसोमिया की कंडीशन में जो फीटस का है जो साइज़ वो लार्ज हो जाता है और एक्सेसिव बर्थ वेट भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमने देखा कि इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स थे, प्रीनेटल फैक्टर्स के अंतर, कि यहाँ पर किस किस कारण से यहाँ पर हमने देखा फीटस में कैसे कैसे इसको अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट अभी तो हमने यहाँ बात कर ली प्रीनेटल फैक्टर की। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्टनेटल फैक्टर। तो पोस्टनेटल फैक्टर्स में जैसे कि हम देखते हैं, फर्स्ट हमने देखा न्यूट्रिशन, इन्फेक्शन, ट्रॉमा, सोशल इकोनॉमिक लेवल, क्लाइमेट, कल्चर फैक्टर, इमोशनल फैक्टर एंड क्रॉनिक इलनेस। तो पोस्टनेटल हम फैक्टर्स की बात करते हैं, बेबी बर्थ होने के बाद जो उसका जो कैसा एनवायरनमेंट मिलता है या फिर कैसा खाना पीना होता है उसका, हम यहाँ पर उसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट तो हमने देखा न्यूट्रिशन। अगर एडिक्वेट सप्लाई ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट ड्यूरिंग द फेज ऑफ रैपिड डेवलपमेंट इज नेसेसरी फॉर प्रमोशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चिल्ड्रन विथ माल न्यूट्रिशन, एनीमिया, विटामिन डेफिशिएंसी डेवलप ग्रोथ रिटार्डेशन। बात करते हैं न्यूट्रिशन की, तो अगर एडिक्वेट सप्लाई उसको न्यूट्रिएंट नहीं दिया जाएगा ड्यूरिंग डेवलपमेंट, जो उनका फेस होता है, क्योंकि जो स्टार्टिंग फेस होता है बोल सकते हैं कि बेबी का बेस होता है, जो नींव होती है, अगर यहाँ पर ही उनको सफिशेंट सप्लाई नहीं होगी, न्यूट्रिएंट की सप्लीमेंट नहीं दिया जाएगा, तो न्यूट्रिएंट की कमी के कारण बेबी को एनीमिया की कंडीशन हो सकती है, माल न्यूट्रिशन देखने को मिल सकता है, विटामिन डेफिशिएंसी भी देखने को मिलेगी, जिस कारण से डेवलप ग्रोथ रिटार्डेशन हमें देखने को मिलेगा या फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर अफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर इन्फेक्शन की। तो ये इन्फेक्शन की बात करते हैं, जैसे कि बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टाइम पर मोस्टली सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन देखने को मिलता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देखने को मिल गया, या फिर डायरिया हो गया, या फिर वार्म इन्फेक्शन देखने को मिल गया। तो ये भी ग्रोथ इम्पेयरमेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं, या फिर ग्रोथ जो हमारी होती है उसको डिक्रीज़ कर देते हैं, मतलब डिक्रीज ग्रोथ हमें वेलोसिटी देखने को मिलती है। अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टाइम पर कोई भी रुकावट, बोल सकते हैं कि अगर इसको कोई भी डिसीज़ हो जाती है या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर भी अफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बैरियर बन जाता है। हमने प्रीवियस क्लास में प्रिंसिपल्स में पढ़े थे ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर इन्फेक्शन के कारण भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर अफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम ट्रॉमा की बात करते हैं, जैसे कि एक्सीडेंटल इंजरी हो गया, या फिर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो गया, फिजियोलॉजिकल ट्रॉमा देखने को मिल जाए, तो इस कारण से
फिजिकल इम्पेयरमेंट देखने को मिलता है, या फिर साइकोलॉजिकली डेवलपमेंट में भी इम्पेयरमेंट देखने को मिलता है। जैसे कि फ्रैक्चर बोन अगर डैमेज हो जाता है, मतलब फ्रैक्चर होने के बाद बोन डैमेज हो जाता है, तो जो हमारी एपिफाइसिस जो ग्रोइंग हो रही होती है उस पर भी अफेक्ट पड़ता है। और जो हमारे इसके अलावा यहाँ पर इंटरफेयर होता है, स्केलेटल ग्रोथ भी यहाँ पर रुक जाती है, क्योंकि जो स्टार्टिंग फेज होता है वहाँ पर एपिफाइसिस की ग्रोइंग फेज होती है। बोन में हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ के रखा है कि एपिफाइसिस की ग्रोथ कब तक होती है। तो अगर फ्रैक्चर हो जाता है या फिर कोई ट्रोमा होता है तो इस कारण से जो बोन की जो पूरी मैचुरेशन होती है वो भी कहीं ना कहीं रुक जाती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि स्टॉप तो नहीं होगी लेकिन वो स्लो हो जाएगी, जितना उसको कवर होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशियो इकोनॉमिक लेवल की। सोशियो इकोनॉमिक लेवल जो कि बहुत ही कॉमन फैक्टर है, अगर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर्स की, तो इस कारण से भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर अफेक्ट पड़ेगा। उसको सफिशिएंट न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा, उसे सफिशिएंट एजुकेशन नहीं मिल पाएगा, जो एजुकेशन उसे चलनी चाहिए, ना ही उसे हाइजीन मिल पाएगा, और उसे वक्त का खाना भी नहीं मिल पाएगा। 2 टाइम का जो मैन जो होता है वो भी नहीं मिल पाएगा। तो इस कारण से भी सोशल इकोनॉमिक जो फैक्टर्स देखने को मिलता है वो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर बहुत ही अफेक्ट करता है। तो ये जो हमारी मेन तो हो गया सोशो इकोनॉमिक लेवल। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लाइमेट की। अब क्लाइमेट से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर कैसे अफेक्ट बढ़ता होगा, सोचने की बात है। तो क्लाइमेट की बात करते हैं। जो हमारा मौसम होता है वो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। जैसे कि हम अपने ऊपर ही देख लेते हैं कि जब ठंड का समय होता है तो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो ग्रोथ होती है वो इंक्रीज हो जाती है। बट इसी के अपोजिट अगर हम देखें, हमारा वेट बढ़ने लगता है। उसी के अपोजिट देखें, समर सीजन की बात करते हैं तो हमारा वेट डिक्रीज हो जाता है। तो सेम हम यहाँ पर क्लाइमेट चेंज होने के कारण ग्रोथ वेलोसिटी भी चेंज होती है। तो रेट ऑफ ग्रोथ हायर देखने को मिलता है ड्यूरिंग स्प्रिंग और लोअर इन समर। जो मतलब समर का जो लोअर समर होता है, या फिर हम बोल सकते हैं विंटर सीजन भी कर सकते हैं, स्प्रिंग सीजन या फिर विंटर सीजन। तो यहाँ पर जो ग्रोथ होती है वो हायर देखने को मिलती है। इसके अलावा हम बात करते हैं इन्फेक्शन एंड इन्फेस्टेशन अ कॉमन रेनी एंड समर सीजन में। कोई भी इन्फेक्शन होता है, कोई भी वायरस या फैलता भी है तो रेनी सीजन या फिर समर सीजन में हमें देखने को मिलता है। तो सबसे ज़्यादा इलनेस देखने को मिलती है रेनी सीजन और समर सीजन में। तो बेबी अगर रेनी या फिर समर सीजन में अगर क्योंकि मोस्टली यहाँ पर अफेक्ट देखने को मिलता है। तो क्लाइमेट एक तरह से फैक्टर है, क्योंकि अगर क्लाइमेट के कारण बेबी पर इलनेस आ रहा है, इन्फेक्शन फैल रहा है, तो वो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का यहाँ पर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग के अंदर आ जाएगा। तो क्लाइमेट भी रिस्पॉन्सिबल होता है यहाँ पर बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि क्लाइमेट इसलिए क्योंकि क्लाइमेट के कारण इन्फेक्शन कॉज करना भी यहाँ पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कल्चरल फैक्टर। अब कल्चरल फैक्टर्स की बात करते हैं तो कल्चरल फैक्टर कैसे हो सकता है। जैसे कि हम कल्चरल फैक्टर की बात करते हैं कि कल्चरल चला आ रहा है कि फर्स्ट मदर का मिल्क बेबी को अवॉइड किया जाएगा, जो कि सही नहीं है। कल्चरल चला आ रहा नहीं, पहले से चला आ रहा ट्रेडिशन की माँ का फर्स्ट मिल्क नहीं पिलाया जाएगा बच्चे को, उसको अवॉइड किया जाएगा। तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत ही हेल्दी होता है, जो कि उसमें IgA इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है, और जो कि कोलेस्ट्रॉम नाम का जो होता है। तो कल्चरल फैक्टर की बात करते तो इस तरह से अगर कल्चर में चलता आ रहा है, फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं कि फैमिली मेम्बर्स टोबैको ले रहे हैं या फिर कोई भी अदर चीज़ें यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर भी अफेक्ट पड़ेगा। या फिर जैसे कि बात कर लेते हैं कि बेबी के बोन होते ही सबसे पहले उसको नहला दिया जाता है, क्योंकि उसे माना जाता है कि ये गंदा है, ये ठीक नहीं है, तो उसे नहला दिया जाता है। तो ये इससे हाइपोथर्मिया की कंडीशन बन सकती है। तो इस तरह के कई मिथ्स हैं जिस कारण से जो कल्चर से चलते आ रहे हैं। तो कल्चर फैक्टर भी यहाँ पर अफेक्ट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। और भी यहाँ पर चीज़ें जो कि कल्चरली होती आ रही हैं, बट बहुत सी चीज़ें जैसे कि फूड हैबिट की बात कर लेते हैं कि बेबी को, जैसे कि अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की बात कर लेते हैं, अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो उसे फूड अवॉइड किया जाएगा, मतलब फूड सफिशिएंट नहीं दिया जाएगा,
क्योंकि कल्चरल चला रहा है, वो देखते आ रहे हैं कि कल्चरल चल रहा है कि अगर मदर को ज़्यादा फूड देंगे तो बेबी डिलीवर्ड होने में प्रॉब्लम होगी। ये थिंकिंग जो कल्चरल चलते आ रहा है, तो मतलब इस तरह से कल्चरल फैक्टर्स के कारण भी यहाँ पर हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक चीज़ और बात करते हैं जो हमारे कल्चरल फैक्टर्स की बात करते हैं कि पहले कुछ जन्म घुट्टी या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें खिलाना, बाहर का दूध पिलाना, नहीं गाय का दूध अच्छा होता है, या फिर कुछ भी अदर 6 मंथ के पहले वैसे भी नहीं दिया जाता है क्योंकि बेबी का इंटेस्टाइन उसके लिए कैपेबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसे दिया जाता है क्योंकि वो कल्चरल है। तो इस कारण से भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर अफेक्ट पड़ता है, जो कि नहीं दिया जाना चाहिए। जन्म घुट्टी दे रहे हैं या फिर कोई औषधि दे रहे हैं, बट ये ठीक नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इमोशनल फैक्टर्स की। इमोशनल फैक्टर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो इमोशनल फैक्टर्स की बात करते हैं जो टेंडर लविंग केयर पेरेंट्स का होता है, एजुकेट अटेंशन, गुड फैमिली इन्वायरमेंट, साइको सोशल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर घर पर लड़ाई झगड़े या फिर कोई अदर चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है तो इस कारण से भी बेबी के डेवलपमेंट पर अफेक्ट पड़ता है, क्योंकि उसका ग्रोथ तो होगा बट डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, मतलब उसका मेंटली जो मैचुरेशन है वो नहीं देखने को मिलेगा। तो बेबी को केयर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसे प्यार की सबसे ज़्यादा, पेरेंटल लव की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक पेरेंट्स और चिल्ड्रंस के बीच में जो रिलेशनशिप होना चाहिए, बॉन्डिंग जो होनी चाहिए बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इमोशनली डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने बात किया फिजिकली डेवलपमेंट, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अलावा हमें इमोशनली स्पिरिचुअली डेवलपमेंट भी बहुत ही ज़रूरी है। अगर इमोशनली अगर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा तो उसका मेंटली कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। जैसे चिल्ड्रन फ्रॉम ब्रोकन फैमिली, बहुत सी फैमिली ऐसी होती है जो ब्रोकन फैमिली होती है कि उसे इमोशनली अटैचमेंट नहीं मिल पाता है। जैसे कि हमने बात की लड़ाई झगड़े, या फिर पेरेंट्स जॉब में जा रहे हैं तो बच्चों की केयर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको लगाव नहीं होता है, या फिर उनके नेचर के कारण वो बच्चे को अपना वो पेरेंटल लव नहीं दे पा रहे हैं। तो इस तरह से भी इमोशनल फैक्टर्स के कारण भी यहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अफेक्ट देखने को मिलता है, मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यहाँ पर रुक सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रॉनिक इलनेस। अब क्रॉनिक इलनेस की बात करते हैं। क्रॉनिक इलनेस जो अगर कोई भी बीमारी जो लंबे समय से चलती आ रही है या फिर क्रॉनिक इलनेस है, तो इस कारण से ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलता है। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर ब्रोंकियल अस्थमा, हार्ट डिसीज़ हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, या फिर एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, एंडोक्राइनल डिसऑर्डर, या फिर मैग्नेंसी, इस तरह के अगर कोई उसको इलनेस है तो इस कारण से भी इम्पेयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं